नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा पॉलिटिकल क्लास मन से कितना लोकतांत्रिक है। बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी अपने बयानों की वजह से एक बार फिर चर्चा में इस वक्त आए हैं। देश में इमरजेंसी लगने की 40वीं बरसी के ठीक पहले आडवाणी जी ने वैसा एक बार फिर हो सकता है ये आशंका जताई है। देश में बाकायदा इमरजेंसी लगने जैसे हालात ना भी हों तो भी नेताओं में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पार्टियों में और नेताओं में कितनी निष्ठा है, ये एक सवाल सामने खड़ा होता है। सवाल ये है कि हमारे नेता मन से कितने लोकतांत्रिक हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बड़े नेताओं का और विशेषज्ञों का खास पैनल जुट रहा है। इस पैनल में हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, RSS विचारक राकेश सिन्हा, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला और CPI के वरिष्ठ नेता अतुल अंजान। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। मैं अपना सवाल पूछूं उसके पहले फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर का एक कोट आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं, लेकिन राय रखने का आपका जो हक है उसके लिए मैं मरते दम तक आपके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ूंगा, ये वोल्टेयर ने कहा था। डॉक्टर स्वामी, पहला सवाल आप ही से है, क्या सचमुच हम ये दिल पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि हमारी पार्टियां और हमारे नेता मन से, जिसको कहते हैं ट्रू डेमोक्रेट होना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देना, आमतौर पर ऐसा पॉलिटिकल क्लास हमारे सामने है क्या? हमको बड़ा शक है कि नहीं है। देखिए, हमारी देश लोकतंत्रीय ढांचा में काम कर रही है और लोकतंत्रीय परंपरा में काम कर रही है। उसका कारण ये नहीं कि हम विचारों का यानी आज़ादी या स्वतंत्रता के लिए हम कटिबद्ध हैं, लेकिन हमारे देश में जो विभिन्नता है उस विभिन्नता में जैसे अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल ग्रेविटी, जैसे हमारा ग्रह जो है जी वो आपस में अपनी ग्रेविटी से एक स्थिरता पैदा करती है, वैसे ही हमारे देश में किसी को वो शक्ति नहीं है कि वो सबका ऊपर वो राज कर सके और हर को एडजस्ट करके जाना चाहिए। तो एक जो एडजस्टमेंट मेंटालिटी हमारे देश में है उसके कारण लोकतंत्र है, परंतु विचारों पर कोई हमें आज़ादी के लिए कोई अपना जान देने के लिए तैयार है, ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसे कोई मंशा भी नहीं है और इसके कारण हमारे देश में लोकतंत्र है, ऐसा भी नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी विभिन्नता के में जो एक संतुलन है उसका कारण हमारे देश में लोकतंत्र है। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है सर आपका। संजय निरुपम जी, आपके पास आऊंगा। आडवाणी जी के इंटरव्यू को लेकर के लपक करके उसकी टिप्पणी करने का बड़ा मन हुआ था आप लोगों को, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि ये बात इमरजेंसी लगने का डर दोबारा हो सकता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है लोगों में। ये बात उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कही थी, क्योंकि अभी तक इस पार्टी ने अपने को गुनहगार नहीं माना, अभी तक एक तरीके से ठीक से माफी नहीं मांगी, तो उनका इशारा तो दरअसल कांग्रेस की तरफ था। तो आप इसको अगर ये देखते हो कि आडवाणी जी का इशारा नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ था, तो उसको तो उन्होंने साफ कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आडवाणी जी का जो पहले इंटरव्यू आया था और उसमें भले ही इमरजेंसी का संदर्भ था, लेकिन उनका इशारा तो आज के शासन और आज के शासक की ओर था। आज के शासक कौन, आज के प्रधानमंत्री कौन? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का काम काज, व्यवहार, शासन करने का तरीका क्या है, सरकार चलाने का तरीका क्या है, यह सर्वज्ञात है। और इसको सबसे ज्यादा अगर कोई भोग रहा है, अगर इसको सबसे ज्यादा कोई अनुभव करता है तो आदरणीय आडवाणी जी अनुभव करते हैं। और आडवाणी जी इमरजेंसी की यादें ताजा करते हुए आज के संदर्भ में कह रहे थे कि शासक को तानाशाह नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति का वातावरण अभी दिख रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इस बुजुर्गवार नेता को घेरा, दबाव डाला, तो बेचारे अपना बयान वो बदलते हुए दिखे। तो बयान बदलने की एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन आज के संदर्भ में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपनी पूरी सरकार चला रहे हैं, उस सरकार चलाने के कामकाज के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, ऐसा मुझे लगता है। हां, अब उतने बुजुर्गवार ने अगर अपनी बात थोड़ी बदल दी है तो बहुत ज्यादा उनको एम्बैरेस नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि उनके इस बयान के ऊपर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जी, अतुल जी और राकेश
योगेश जी के पास जाने के पहले प्रभु चावला साहब को लाऊंगा। इमरजेंसी के दिनों में सक्रियतम पत्रकारों में से थे। हम लोगों को तो चीजें थोड़ी दूर से याद हैं, उनको नजदीक से याद है। उस कॉन्टेक्स्ट में आडवाणी जी के बयान को कैसे इंटरप्रेट करें हम लोग? मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं उस वक्त लेक्चर था, पत्रकार नहीं था। 2 साल बाद पत्रकार बना था और मैं इमरजेंसी के हीरो के नहीं हूं कहना चाहता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी उस जमाने के हमारे हीरो हुआ करते थे, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहे। उस तरह के दिखाने वाले लोग आजकल बहुत कम हैं। तो अभी मैं 40 साल बाद देखता हूं कि जो भी उस वक्त इमरजेंसी में हुआ, आप आडवाणी जी के रेफरेंस को लेकर के बार बार बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपको इमरजेंसी से उठ करके थोड़ी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो चर्चा है या आज का जो वातावरण है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, उसमें कन्फ्रंट्रेशन ज्यादा दिखाई देता है, एकोमोडेशन कम दिखाई देती है। दोनों तरफ के लोग मिलकर के, जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि आप एक दूसरे की बात सुने और उसके बाद जो भी सरकार फैसला लेना चाहे वो करे। आज ये हो रहा है कि एक दूसरे डिसेंट जो है, कॉन्ट्रेरियन व्यू जो है, अगर आप सहमत नहीं करते उसको दबाने की कोशिश की जाती है हर पार्टी की तरफ से, चाहे वो सीपीएम की तरफ से। सीपीएम के लोग भी यहाँ पर हैं, वो आपस में बोलते रहते हैं, परंतु अगर उनसे आप सहमत नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पर्सनल हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। तो मेरे को लगता है जो आज की स्थिति हो रही है उसके अंदर सहनशीलता कम है, दूसरों की बात सुनने की बात कम है। जो मेरी बात सुनेगा वही है, उसी बारे में वो रेफरेंस कर रहे थे। जो इमरजेंसी में हुआ था हम लोग कुछ, क्योंकि मैं तो उस वक्त बाहर रह गया, मैं अंदर नहीं गया, जबकि शादी के बाद मेरे को बंद कर दिया गया, वो दूसरी बात है। मैं उसके बच्चे में चर्चा जाना चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त 40 साल के बाद भी आप ये कहा ना कि मैं इमरजेंसी में गया था इसलिए मेरे को ये मिलना चाहिए या मेरे को ये मिलना चाहिए या ये नहीं मिलना चाहिए, उसी के ऊपर नहीं जाता। पर इमरजेंसी का जो सोच था उसके लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, ऐसे लोगों की कमी आज दिखाई देती है कि उस सोच के खिलाफ लड़ने वाले लोग अब हिंदुस्तान के अंदर नहीं हैं। अब कंप्रोमाइजर ज्यादा हैं, एकोमोडेशन करने वाले ज्यादा हैं या कन्फ्रंटेशन ज्यादा हैं। आप सोच के खिलाफ डेमोक्रेसी की फेवर में लड़ाई कम होती है, अपने राइट्स के फेवर में ज्यादा लड़ाई होती है। जी बिल्कुल। अतुल अंजान साहब, ये बात बहुत लोग कहते हैं और महसूस करते हैं डे टू डे लाइफ में कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर किस तरीके से हमले होते हैं। असहमति का मामला हो, बोलने की आजादी का मामला हो, भाई भतीजावाद का मामला हो, तो इमरजेंसी तो एक इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग एक बात आडवाणी जी ने रखी है, लेकिन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सभी पॉलिटिकल पार्टियों में इस ईमानदारी के लोकतांत्रिक मूल्य की कमी है कि नहीं है? संजय पुगलिया जी, बहस बहुत अच्छी चल रही है। 40 वर्षों का मूल्यांकन करने के बहाने लोकतंत्र की आज की स्थिति और उसके तकाजे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक बात आपको यहाँ थोड़ा सा प्रसंगवत कह दूं कि आडवाणी जी ने जो बात आज कही है, मैं उनके विचारों का न तो कभी समर्थक रहा हूं न उनकी राजनीति का समर्थक रहा हूं, लेकिन जो लिखते रहते हैं उसको मैं पढ़ता रहा हूं अपने विद्यार्थी जीवन से। मुझे याद है दिसंबर 2000 इमरजेंसी लगने से पहले 4 महीने पहले उन्होंने एक पीस लिखा था मदरलैंड में, जो उस समय भारतीय जनसंघ और आरएसएस का मुखपत्र होता था, जिसमें उन्होंने एक लंबी बात ये लिखी थी कि साहब इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से क्षरण हो रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर एक पार्टी की घेराबंदी बढ़ती जा रही है, एक कामराज प्लान की जगह पर एक दूसरे तरह का नीतित्व उभर कर आ रहा है, ऐसे में आपात की स्थिति, इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल लीडर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में और रूलिंग पार्टी में, इसका खतरा सबसे ज्यादा है। इसी के उत्तर में के.आर. मलकानी साहब ने पांचजन्य में और ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल लिखा था, जिसके अंदर लिखा था थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। कौन कौन सी जगह से उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म और क्या क्या सब बातें कही थी। आज मैं जब इस बात को कह रहा हूं कि उसके फौरन बाद ही इमरजेंसी लग गई थी आडवाणी जी की उस लोकोक्ति को कहने के बाद, आज जब वो आडवाणी जी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं और देश में इमरजेंसी की संभावनाएं तलाश और कह रहे हैं कि उसके बीज मौजूद हैं और हमने इमरजेंसी को रोकने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं कर रखा है, ये बात कहकर के उन्होंने इस बात को दिखाया कि आज की शासन व्यवस्था में वो ट्रेंड्स बहुत मजबूती से उभर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। आप कह सकते हैं एक पार्टी के अंदर माँ बेटे की है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र हमारे जीवन की शैली का हिस्सा है। मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन आरएसएस में अगर कोई कहे लोकतंत्र है तो वह नहीं समझ में आता, क्योंकि उनका विचार ही दूसरे किस्म का है। लेकिन बदले हुए दौर में लोकतंत्र को सजीव बनाना,
जो भी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं और जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी बहुलवादी संस्कृति में विश्वास करते हैं, मल्टी प्लूरलिज्म में विश्वास करते हैं, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अतुल जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। राकेश जी, मैं चाहूंगा कि आप यहां रिएक्ट करें और वो इस बात पर कि इस तरह की कोई प्रवृत्ति अगर है भी तो कामयाब न हो पाए, इसके लिए संस्थाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पिछले वर्षों में बहुत कमेंट्री चली है कि इस लोकतंत्र में कुछ कमजोरियां हैं हमारे हिंदुस्तानी लोकतंत्र में, और संस्थाओं की जो एक अपनी एक ऑटोनॉमी है उसको मजबूत करने के लिए एक प्रकार का वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत काम करना है। अदालत और एग्जीक्यूटिव के बीच में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, लोकसभा राज्यसभा के मसले हमारे सामने हैं। और पिछले दिनों में यह कमेंट्री फिर से चली है और विचारक लोग इस तरह के लेख लिख के हमको बता रहे हैं कि संस्थाओं को मजबूत करने में जितना काम एनडीए सरकार में होते हुए दिखना चाहिए था वो नहीं दिखता। क्या कहेंगे आप? संजय जी, आपने बहुत ही बुनियादी बात कही है कि पश्चिम के लोकतंत्र में संस्थाओं को मजबूत किया है, इसलिए व्यक्ति का आना जाना, राजनीतिक पार्टियों के आने जाने से लोकतंत्र बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। भारत में हमने संस्थाओं को कम मजबूत किया है, जो आपने इंडिकेट किया। लेकिन मैं अब अतुल जी की बात पर थोड़ा आता हूं और संजय निरुपम जी की बातों पर। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा, सूप तो सूप चलनी भी बोले। 1976 में पटना में अंतर्राष्ट्रीय फासिस्ट सम्मेलन किसने किया था? कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने किया। डांगे और इंदिरा गांधी दोनों शामिल थी। डांगे इनके चेयरमैन थे, कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस और जयप्रकाश नारायण और सोशलिस्टों को किसने फासिस्ट डिक्लेयर किया? किसने विश्व के लगभग 100 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए चलने वाला आंदोलन फासिस्ट है? किसने सुब्रमण्यम स्वामी को बाध्य किया कि पार्लियामेंट से छोड़कर ब्रिटेन जाए, ब्रिटेन से आकर एक दिन संसद अटेंड करें, फिर ब्रिटेन जाए? उनके पीछे पुलिस ब्रिटेन में लगी हुई थी। किसने जयप्रकाश नारायण को 19 महीने तक जेल में रखा? जेपी को फासिस्ट करने वाले ये लोग थे। 4 नवंबर 1974 को जयप्रकाश नारायण पर लाठी किसने चलाई? उस लाठी को सहने वाला कौन? नानाजी देशमुख आरएसएस के थे। आरएसएस की प्रशंसा किसने की मैं बता रहा हूं। जब आरएसएस के खिलाफ 78 में कैरेक्टर ऑफ आरएसएस पर एक सेमिनार हुआ दिल्ली में, सेमिनार को सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया, तो जहूर सिद्दीकी सीपीएम के नेता थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही उस सेमिनार में कि आरएसएस हैज नॉट इम्पोज्ड इमरजेंसी, गोलवलकर वाज नॉट इन मुजफ्फरनगर, पिपली और एंड तुर्कमान गेट। इन 3 जगहों पर अल्पसंख्यकों के साथ कम्युनिस्टों, यूथ कांग्रेस और प्रशासन ने जो अत्याचार किया, पिपली, मुजफ्फरनगर और तुर्कमान गेट, जहां वहां गोलवलकर नहीं थे। तो ये लोग जो कह रहे हैं आज मुझे इमरजेंसी की एक संभावना नजर आ रही है, फिर कांग्रेस कम्युनिस्ट साथ हो रहे हैं। कल यदि इनको ठीक है, आइए इसका जवाब। जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां साथ होती हैं, देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनती है। संजय जी और अतुल जी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले डॉक्टर स्वामी के पास एक बार फिर से चलें। डॉक्टर स्वामी, अभी की जो मौजूदा सरकार है उसमें असहमति और आलोचना, ये पिछले दिनों में आपने देखा है कि जरा भी कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उस पर हमला हो जाता है। कांग्रेसियों से हमको बड़ी डांट पड़ती थी जब ये लोग पावर में थे और हम लोग कुछ इनको आलोचना कर देते थे तो हमको फोन करके ये लोग बड़ा डांटते थे। मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूं, हम तो बिजनेस चैनल हैं, हमारे साथ ऐसा मौका कम आता है। लेकिन जिस कांग्रेस पर हम आरोप लगाते थे अहंकारी होने का, वो आजकल हम इनके बारे में भी सुनते हैं जो अभी मौजूदा सरकार में है। ऐठन का एक और परिचय देखिए, उपराष्ट्रपति जी को बुलाया या नहीं बुलाया, वो आए या नहीं आए, उसके पहले आपके बड़े बड़े नेता राय दे रहे हैं, फिर कहते हैं यार गलती हो गई, अब इस मामले को बंद करो। यही अलोकतांत्रिक मिजाज है, यही अहंकारी मिजाज है। उसका खतरा अभी चूंकि आपकी पार्टी सरकार में है तो जरा लोगों को ज्यादा लगता है। आप इसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वैसे तो हमारी पार्टी में कई लोग अपने विभिन्न राय व्यक्त किया है और उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई तो हुई नहीं। जैसे जनरल वीके सिंह ने 4-5 बातें ऐसी कही थी। मैं भी जब प्रधानमंत्री गए थे पेरिस में तो मैंने कहा कि राफेल पर आप दस्तखत करेंगे तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। तो हमारी पार्टी में लोकतंत्रीय ढांचा और लोकतंत्रीय एक स्वभाव मैं समझता हूं कि कम्युनिस्टों से और कांग्रेस से तो ज्यादा है, बट उससे हमें संतोष नहीं है। मेन चीज ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र पनपने के लिए सूचना जो है वो उसकी प्रसारण अच्छी होनी चाहिए। हमारे देश में इसमें सारा कंट्रोल दुनिया अनेक निहित स्वार्थों का है और इसीलिए आखिर में पब्लिक भी कभी
गलत राय बना लेती है और उस पर कार्रवाई करती है। तो हमारे देश में आज जो सूचना के और प्रसारण के जो तत्व हैं उनको और स्वाधीन करने की आवश्यकता है, तभी ये लोकतंत्र आगे बढ़ेगी। पर ये याद रख लीजिए कि ये जो हमारी संस्कृति है ये मूलतः सबकी राय को रखने की अधिकार देती है, और हिंदू धर्म तो ये यहाँ तक कि वो सब मजहबों को मानती है कि उससे भगवान प्राप्त हो सकता है, और कोई मजहब ऐसा नहीं है। तो ये संस्कृति और विवाद करना, शास्त्रार्थ करना, ये सारी परंपरा हमारे संस्कृति मिजाज में ही रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जड़ तो हमारी लोकतंत्रीय है। जी बिल्कुल, जड़ तो लोकतंत्रीय है। इस पर अब जैसे अभी राकेश सिन्हा ने कहा, संस्थाएं की वो निर्माण करने की बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रभु चावला। इन्होंने सूचना की बात कही डॉक्टर स्वामी ने। आपसे जो वही सवाल मैं रिफ्रेज करूंगा कि जो लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का खतरा है, अहंकार का खतरा है, असहमति को दबाने का खतरा है, या दूसरी आवाज ज्यादा एम्पलीफाई ना हो जो सामने की आवाज है, उस पर जो खतरे हैं वो आपको इस वक्त कितने रियल दिखते हैं? क्योंकि अब हम कहते हैं कि देश 21वीं सदी की तरफ है, डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्लो ने हमको और ज्यादा डेमोक्रेटिक बना दिया है। तो ये हम लोगों के थ्योरेटिकल डर हैं या कोई वास्तविक डर है? नहीं, संजय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति जो है, अहंकार की प्रवृत्ति जो है, उसकी वजह से सूचना के जितने माध्यम है उनके ऊपर भी ऐसी प्रवृत्तियों का कब्जा होता चला जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अखबारों में या टीवी चैनल में, मैंने कॉलम भी कल लिखा है, कैसे लगता है एक खास किस्म के लोग जो हैं इनके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि वैसी आवाज को दबा दिया जाए जो कॉन्टेनेंट व्यू एक्सेप्ट करता हो। आजकल ओपननेस नहीं है, जैसे कार्टल बनते चले जा रहे हैं, मीडिया में भी हैं, बाकी जो साधन है हमारे यहाँ कॉर्पोरेट मीडिया के अंदर भी हैं, कॉर्पोरेट बैंक के अंदर भी हैं। वो जो लोग एक दूसरे का जैसे कोएलिशन एक क्लब बनता चला, कोजी क्लब बनता चला जा रहा है कि कोई आवाज जहां से दबा दी जाए। तो ये टेंडेंसी जो है कि कंटेरी आवाज को दबाना, और अगर वो बोल देते हैं एक बार तो उसके बाद उसको बोलने नहीं देना, और उसके बाद उसको वहां से ब्लैकआउट कर देना, चाहे वो प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कॉर्पोरेट के सेमिनार्स हो, या इंटरनेशनल थिंक टैंक हो। अगर उनको देखेंगे आजकल के डिस्कोर्स यही है कि मेरे किस्म के लोग मेरे फेवर में, मेरे लिए बोलने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। तो पहले जो था कि एक इंक्लूसिव डिबेट होती थी, उसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं होती थी। आजकल इंक्लूसिव डिबेट जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है। उसका कारण ये है कि एरोगेंस होती चली जा रही है। एरोगेंस की वजह से एक्सक्लूसिव डिबेट हो रही है, इंक्लूसिव डिस्कशन नैरेटिव बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब माध्यमों के ऊपर, चाहे वो कॉर्पोरेट कंट्रोल करते हो, चाहे मीडिया कंट्रोल करता हो, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो या इंटरनेशनल फोरम्स हो, सबके ऊपर एक किस्म के, जिसे मैं कई बार कहता हूं, डॉक्टर स्वामी वहां से बैठे हैं, उनका हार्वर्ड क्लब जो टाइप है या वाटर क्लब जो टाइप है, उस तरह के लोग कई बार हावी होते चले जा रहे हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर एक किस्म के मार्केट ड्रिवन बना दिया है, जिससे मार्केट को फायदा होता हो। मैं संजय आपके मार्केट जी, दरअसल आपने प्रभु चावला ने बहुत 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 बड़ी बात कही है कि ये जो कोजी क्लब, क्रोनी क्लब, कार्टेल जो है, ये भी है। और कई बार होता है कि नेताओं की निरंकुशता को ये जो स्टेक होल्डर हैं ये भी पावर कर देते हैं, ये भी थोड़ी सी ताकत दे देते हैं। लेकिन अब चलते हैं अतुल जी के पास, क्योंकि वो पक्के तौर पर राकेश जी की बात का जवाब देना चाहेंगे। लेकिन अतुल जी से और संजय जी से, दोनों से मेरा एक प्रश्न है, वो ये कि देखिए, भले ही आप लोग अपोजिशन में हो तो आप लोगों पर हमारी आलोचना कम हो सकती है, सरकार में बैठे हुए लोगों की हमेशा बातचीत ज्यादा होती है, लेकिन आप लोगों के डेमोक्रेटिक क्वेश्चन पे, लिबरल होने पर, टू डेमोक्रेट होने पर अभी सवाल उठाए हैं राकेश जी ने। अतुल जी देखिए, राकेश जी क्या सवाल उठाएंगे? ये क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे? ये जिस विचारधारा के प्रतीक बनकर के यहाँ बैठे हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कोई लोकतंत्र है क्या? सरसंघ चालक अगला को और सरसंघ चालक बनेगा, चिट्ठी में लिख करके रख देता है एक तिजोरी में, और वो खोली जाती है और बनती है। ये कोई लोकतंत्र है? ये कोई लोकतांत्रिक परंपरा है? ये तो राजशाही तक में नहीं होता था। राजशाही में भी राजा के जो खास मंत्रियों के अलावा जो राज पुरोहित होते, 2, 3, 4, उनसे भी राय ली जाती थी। यहाँ तो एक ही पुरोहित सब फैसला कर देता है। लिहाजा आरएसएस के लोगों से लोकतंत्र की बात करना, और ये क्या लोकतंत्र बोलेंगे? देवरस जी ने तो चिट्ठी लिख करके इमरजेंसी में बंद भी हुए, ये बैरागी भी बनते हैं और ये बागी भी बनते हैं। देवव्रत जी ने जो चिट्ठी इंदिरा गांधी को लिख करके माफी मांगी थी, 1.5 पेज की चिट्ठी लिखकर, सारे आरएसएस के लोग 4 महीने में छूट आए थे जेल से। जो पॉलिटिकल थे जनसंघ के वो नहीं छूटे, जो शुद्ध आरएसएस के थे।
ये मैं आपको बताऊं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर तिवारी जी, उत्तर प्रदेश में प्रताप नारायण तिवारी, रमाशंकर अग्निहोत्री जो तरुण भारत के संपादक थे, ये सब लोग 6 महीने के बाद छूट करके चले आए। आपने अपना राजेंद्र गुप्ता जो उनके कार्यालय मंत्री थे आरएसएस के, जो बाद में उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक दल के नेता थे, आपने अपना पॉइंट रखा महीने के बाद कि भाजपा जी कि जनसंघ के राजनीतिक लोग मेरा ये कहना, और मैं और ये बता दूं कि बड़े भारी इनकलाब जो बता रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जरा पढ़ लें। तुर्कमान गेट के ऊपर जब तोड़ा जा रहा था डिमोलिशन में, भूपेश गुप्ता लेट गए थे और रुक गई थी सारी कार्रवाई। इसको शायद याद नहीं है, उसको भूल जाते होंगे। जी, ज्यादा बिल्कुल पढ़ने से भूल जाता है आदमी। और हम आपको बताएं, एदिता नारायण ने पैट्रियट में जो प्रो कम्युनिस्ट अखबार था, इमरजेंसी लगते हुए ब्लैकआउट किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, उसने किया था, मदरलैंड ने किया था, और निखिल चक्रवर्ती को कैसे आप भूल जाएंगे? वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उनकी पत्नी पार्लियामेंट की मेंबर थी कम्युनिस्ट पार्टी की। जम के जी अतुल जी आपने अपनी बात रखी किया था। जी आपने पॉइंट रखा कि जो पॉलिटिकल लोग थे वो जेल में थे, बाकी उन्होंने माफी मांग करके बाहर आने का काम किया। संजय जी आपके बारे में भी सवाल यही है कि ठीक है आपकी पार्टी अभी केंद्र में सत्ता में नहीं है, लेकिन आप लोगों के भी लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के हम लोगों को बड़े शक हैं और उसके बहुत सारे उदाहरण सामने हैं। मूल सवाल पर आना चाहूंगा कि पॉलिटिकल क्लास का डेमोक्रेटिक क्वेश्चन और बढ़े, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए संजय भाई, जो राकेश सिन्हा जी इमरजेंसी के संदर्भों का हवाला दे करके बहुत सारे जो ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस ट्रैप में मैं पड़ूं। इमरजेंसी पर बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है, आगे बहुत लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, और आपके सिर्फ आधे घंटे के शो में इस पे बहुत कंक्लूसिव तरीके से चर्चा हो, वो संभव नहीं है। मैं आज के संदर्भ में, क्योंकि अडवाणी जी के बयान के बाद, उनके इंटरव्यू के बाद निकल के आई ये बातें, आज के संदर्भ में कहता हूं कि अगर बीजेपी बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है और नरेंद्र मोदी बहुत लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, तो अपने एक आलोचक संजय जोशी को पार्टी से निकलवाने के लिए इतना ज्यादा आग्रह क्यों रखते हैं वो? अगर इतना ज्यादा निंदकों को वो स्वीकार कर सकते हैं तो। दूसरा, नरेंद्र मोदी के आसपास जो पूरा एक वलय बना है वो ऐसा है कि उनके दबदबे के आगे कोई भी नहीं, कोई मंत्री अपनी बात रख नहीं सकता खुल करके। तीसरी बात, स्वामी जी ने ये बात कही है कि साहब उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट दिया था राफेल डील के समय, उनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनको कोई पूछता भी है क्या कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर? आखिरी बात बताता हूं, जो सूचना के आदान प्रदान की चर्चा हो रही है, मैं आईएनपी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं जाता हूं। अगर इतना ज्यादा सूचना के महत्व को नरेंद्र मोदी समझते हैं तो सूचना अधिकारी 1 साल तक अपॉइंट नहीं होता और उसके बाद सोनिया गांधी जी को यह विषय लोगों के सामने रखना पड़ता, पार्लियामेंट में खड़ा होकर तब अपॉइंट होता। 39,000 आरटीआई एप्लीकेशन पेंडिंग है। क्या ये नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के हिमायती होने का सबूत दे रहे? जी बिल्कुल, आइए आपकी बात पे सूचना का अविरल प्रवाह होना चाहिए। सच पूछिए तो अविरल प्रवाह नहीं हो रहा, और आप जैसे पत्रकारों से ज्यादा कोई नहीं जानता, कांग्रेस के जमाने में बहुत सब कुछ खुला रहता था, लेकिन अब सब कुछ बंद ही बंद है। ऐसे में लोकतांत्रिक होने का ढोंग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिल्कुल ठीक कहा आपने, बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर स्वामी इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन सर आपका लास्ट वर्ड लूंगा मैं इस सवाल के साथ कि ये सारी आपस में कॉम्पीट करने वाली शक्तियां हैं, राजनीतिक फोर्सेस हैं, ये हो सकता है कि बिल्कुल मैच्योर नहीं हुई हों, इनमें कमियां हों, लालच हों, लेकिन ये जो हिंदुस्तानी है नया वाला, ये इतना बड़ा एक प्रकार का कवच है, रक्षा कवच है कि कोई अगर हिम्मत भी करेगा तो बहुत आसानी से 10, 20, 50 लाख लोग किसी भी राजपथ में इकट्ठा हो जाएंगे और बड़े से बड़े प्लान को मिनटों में बड़ी आसानी से विफल कर देंगे। मुझे लगता है ये लोकतंत्र की ताकत है जो हमारी है, नेता क्लास की नहीं, पब्लिक की ताकत है। आप सहमत हैं? जी मैं ये पहले तो ये स्पष्ट कर देता हूं कि इमरजेंसी में सीपीआई के लोगों ने बड़ी स्वागत की थी इमरजेंसी की जी, और जब संजय गांधी उभर के आया और उसने उन कम्युनिस्टों को दबाने की कोशिश की, तभी इनका विरोध शुरू हुआ था। और सीपीआई तो वैसे भी चिपकते रही आखिर तक, सीपीएम थोड़ा अलग हुआ, परंतु ये संजय गांधी के कारण था, कोई लोकतंत्र के प्रेम से इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरा है कि कांग्रेस कितना भी कुछ कहे, लेकिन इमरजेंसी लगाने वाले तो कांग्रेस ही थी और उसमें किसी ने जबान खोलने की हिम्मत नहीं की। जी,
यहाँ तक कह दिया कि इंदिरा इस पर बिल्कुल चर्चा हुई सर। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसके लास्ट मिनट आपका कमेंट ये चाहिए। ये तो हो गई ना बात इमरजेंसी। अब मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र को सींचते रहना पड़ेगा हमें। हम 1000 साल की गुलामी के बाद बाहर निकले हैं और इस देश में आज भी लोकतंत्र जिस हद तक पनप रही है और दिखाई पड़ रही है, उसकी सराहना दुनिया भर में हो रही है। इसको और मजबूत करना, बिल्कुल आपने ये इंपॉर्टेंट बात कही कि उसके लिए हमने कहा था सूचना अच्छी होनी चाहिए। कार्टेल जो प्रभु चावला ने कहा, उसके लिए हमें बचना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोकतंत्र दरअसल वो पढ़ाई है कि जिसको हर वक्त हर दिन सीखने की जरूरत है। चूंकि देश को राजनीतिक क्लास चलाता है तो वो ज्यादा सीखे तो बेहतर है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, राकेश सिन्हा, संजय निरुपम, प्रभु चावला, अतुल अंजान, एक बहुत ही संजीदा बहस के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।